हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार देख रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 8। विनीत के इस तरह बोलने से उसने विनीत की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विनीत कहता है, पहले तो मैं तुमसे ये बात कभी नहीं कहा है, लेकिन अब छाया इस दुनिया में नहीं है तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या 10 साल के बच्चे को प्यार हो सकता है। मोहित विनीत की बातों को समझ नहीं पाया तो उसके सामने देखने लगता है। फिर विनीत थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, कभी नहीं। विनीत ने यह बात लंबी खींचते हुए कहा था। फिर वो आगे बोलता है, तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे उस पेंडल वाली लड़की यानी छाया से बचपन में मिले थे, फिर उसके बाद तुमने मुझे आकर सब कुछ बताया था कि वो लड़की अपनी मासूमियत से तुमसे शादी करने के लिए बोल रही थी और तुमने उस बच्ची की बात को सीरियसली ले लिया था। मोहित एकटक विनीत के सामने देखे जा रहा था और विनीत अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहता है, और तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तुम अब उस बच्ची से शादी करोगे। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या छाया से तुम्हें प्यार हुआ था या फिर वो तुम्हारे बचपन की थिंकिंग थी। मोहित के पास विनीत की बातों का कोई जवाब नहीं था। विनीत उसके सामने देखकर समझ चुका था कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो खुद ही बोलता है, असल में वो तुम्हारे दिमाग की थिंकिंग थी जो कि तुम्हारे दिमाग से जा नहीं रही थी और तुमने उससे प्यार समझ लिया और तुमने उससे शादी कर ली। मोहित विनीत की बातों को सुनकर वहां से उठकर जाने लगा। विनीत पीछे से पुकारते हुए कहता है, तुम अपने दिमाग से बात हटाकर अपने दिल की सुनो और प्यार के एहसास को फील करो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें प्यार था या तुम्हारे बचपन की दिमाग में सोची हुई कोई बात। मोहित विनीत की यह बात सुनकर अपने कदम रोक लेता है। विनीत मोहित को रुका हुआ देखा तो फिर से बोलता है, और तुमने छाया को 10 साल बाद उस पेंडल के साथ देखा और तुमने उससे प्यार समझकर उससे शादी कर ली। एक बात बताओ, प्यार इसे कहते हैं, बिना कोई फीलिंग्स का प्यार, इसे प्यार नहीं कहते हैं। दिमागी हालत खराब। विनीत कुछ और बोल पाता इससे पहले ही फोन की रिंग बजता है। दोनों की नज़र फ़ोन पर गई और फिर विनीत ने फ़ोन रिसीव किया। ये फ़ोन कंपनी के मैनेजर का था। मैनेजर ने इसलिए फ़ोन किया था कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले थे और इसीलिए पार्टी रखनी थी कंपनी की ओर से, और कब और कहाँ रखनी है ये जानने के लिए फ़ोन किया था। पार्टी अगले हफ्ते रखी गई। काफ़ी सारी बातें करने के बाद मोहित और एक पल के लिए भी विनीत के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे पता था कि विनीत बहुत ही बातूनी है और इसे ना जाने आगे क्या क्या कहेगा। इसलिए वो वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ गया। आज वो ऑफिस नहीं गया क्योंकि विनीत से सारे प्रोजेक्ट्स पे बात करने और अपने बारे में फिर विनीत का लेक्चर सुनते सुनते शाम हो चुकी थी। मोहित का दिमाग विनीत की बातों से बड़े उलझन परेशानी में पड़ गया था। मोहित के घर से बाहर जाते ही विनीत को बुरा लगने लगता है कि मोहित ने अपने बदले की आग में किसी लड़की पर जुल्म किया, और वो खुद से कहता है, शुक्र है कि वो मोहित से टक्कर ले सकती है और आगे भी लेती रहे। मुझे मिलना पड़ेगा मधु भाभी से, जो कि इतनी हिम्मत वाली हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी मोहित के जुल्म सहने की और उसे टक्कर लेने की हिम्मत है। बस मोहित अब उस लड़की को समझने की कोशिश करे। मोहित घर थोड़ा लेट आया। उसने डिनर बाहर ही कर लिया था। जब वो घर आया तब घर में सब सो चुके थे। वो बिना आवाज़ किए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अपने कमरे में गया और उसने लाइट ऑन की तो वो अलमारी की तरफ बढ़ा और कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। जब वो शावर लेकर बाहर निकला तो उसने सामने देखा, मिरर के सामने नीचे ठंडे फर्श पर मधु सिकड़ कर सो रही थी। पहले तो उसकी नज़र मधु पर नहीं गई थी क्योंकि वो आते ही अलमारी की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वो मधु को इस तरह सोता हुआ देखकर उसे देखे ही जा रहा था और उसे विनीत की बातें याद आने लगी कि उस बच्ची का क्या कसूर है इसमें। मोहित यही सोच रहा था, आखिर उसने इंक्वायरी भी तो नहीं की थी और वैसे भी उसे सब बातें समझ आ रही थी कि किसी की गलती की सजा किसी और को देना तो वो भी तो गलत बात है। और उसे याद आ रहा था कि उसने बड़े ही बेरहमी से मधु से पेश आया था। उसे सारी बातें याद आती है और वो अपनी गहरी सांस भरता है। वो मधु की ओर बढ़ जाता है। ठंडी का मौसम था और फर्श काफ़ी ठंडा था।
मधु नीचे फर्श पर सिकुड़ के सो रही थी। मोहित मधु के पास नीचे बैठा और मधु के बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले काफी बार सोच रहा था। मोहित ने अभी अभी शावर लिया था, जिसकी वजह से उसके बाल गीले थे। बाल गीले होने की वजह से उसके बालों का पानी फर्श पर गिर रहा था। वो एकटक मधु को देखे जा रहा था। मधु काफी गहरी नींद में सो रही थी। उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और मधु के बालों को पीछे किया। जब उसकी नज़र मधु के चेहरे पर गई, उसने देखा कि मधु के दोनों गालों पर उसके उंगलियों के निशान बन गए थे। मोहित ने जब ये देखा तो उसे समझ आया कि उसने मधु के गालों को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा था। फिर उसने अपने हाथ मधु को उठाने के लिए आगे बढ़ाए। वैसे तो ये सब मोहित को करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मधु नीचे फर्श पर ऐसे ही पड़ी रहे। इसलिए उसने मधु को अपनी गोद में उठाया और बेड पर बड़े ही प्यार से लिटा दिया। जब उसने मधु को बेड पर लिटाया तो मधु की ड्रेस की जिप खुली हुई थी। मोहित ने जब ये देखा तो उसने अपनी आंखें फेर ली और गुस्से में बोलने लगा, कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है इस लड़की को। फिर वो मधु की तरफ देखने लगा और फिर मोहित ने एक झटके से उठने की वाला होता है कि उसकी नज़र मधु के सीने के घाव पर गई। मधु के हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी के घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वो काफ़ी उभरा हुआ था और वहाँ लाल निशान बन चुका था। वो काफ़ी बड़ा था। मोहित ने यह देखा और सोचने लगा, क्या उसे दर्द हो रहा है, इसलिए उसने अपनी जीभ खुली रखी है। ये सब सोच ही रहा था कि मोहित ने तभी उसने अपने अच्छे विचारों को अपने दिमाग से हटाया और वहाँ से जाने लगा। फिर वो अपने कदम रोक लेता है और मधु की तरफ नज़र करता है। मधु का चेहरा काफ़ी मासूम और खूबसूरत लग रहा था। वो उसकी तरफ फिर बढ़ता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उसे ये सब करना काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन अगर कोई कमरे में आ गया और मधु को इस तरह से देख लिया तो शायद गलत समझ ले। तो इसलिए वो आगे बढ़कर वो अपने हाथ कभी आगे बढ़ाता तो कभी पीछे खींच लेता। फिर वो सही तरीके से खड़ा हुआ और अपने एक हाथ से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा और एक गहरी सांस भरी। फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर मधु के ड्रेस की जिप को बंद किया। फिर वो बिना रुके वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अगली सुबह मधु की नींद किसी के दरवाज़ा नॉक करने से खुली। मधु उठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन काफ़ी बार नॉक करने की आवाज़ से परेशान होकर वो उठी और दरवाज़ा खोला। सामने घर के मेड खड़ी थी और मधु को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने को बोल रही थी। मधु ने यह सब सुना और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो अभी भी नींद में थी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी और अपनी आंखें अभी तक उसने खोली नहीं थी। वो फिर से बेड पर सोने ही वाली होती है कि वो मोहित को बेड पर सोता हुआ देखकर अपनी नींद से बाहर आती है और खुद से बातें करती है। मोहित के उठने से पहले ही मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना पता नहीं आज मुझे कौन सी सज़ा मिलेगी। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आ जाती है। वहीं अंशिका और रुक्मणी बैठे होते हैं। अंशिका के पास खुशी भी थी। मधु से कल खुशी को संभाला नहीं जा रहा था, तो उसने खुशी को अंशिका को दिया था, अपनी तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर। अंशिका बहुत ही खुशी से खुशी का ख्याल रख रही है। रुक्मणी ने मधु को देखा तो वो सोफे से उठ खड़ी हुई और मधु को आज ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहने लगी। मधु का ब्रेकफास्ट बनाने के नाम से ही मुंह खराब हो चुका था। उसे तो कुछ नहीं आता था। आती थी तो ठीक से चाय बनाने के अलावा वो कॉफ़ी ही बना सकती थी। फिर मधु ने कहा, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। एक दूसरे के सामने देखते अंशिका कहती है, और फिर मुस्कुराकर, चलो मैं तुम्हें खीर बनाना सिखाती हूँ। मधु अंशिका की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, आई लव खीर, चलिए हम किचन में चलते हैं। अंशिका खुशी को अपने साथ ही किचन में लेकर आ जाती हैं और मधु को खीर कैसे बनाते हैं वो सिखाने लगती हैं। लेकिन उसका ध्यान पूरा खुशी पर था और मधु अपने मन की मर्जी से सब कुछ करती रही। फिर अंशिका ने खुशी को मधु को दिया और बाकी का ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मधु खुशी को लेकर बाहर आ गई और आज मधु खुश थी क्योंकि उसने पहली बार खीर बनाई थी। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे सिवाय मोहित के, और अंशिका सबको सर्व कर रही थी
और मधु के पास खुशी थी। वो बैठी ही थी कि उसने सामने की तरफ देखा। सीढ़ियों से उतरते हुए मोहित पर उसकी नज़र पड़ी। मोहित ने ब्लू कलर का सूट पहना था और उसने अपने बाल बिल्कुल सलीके से सेट किए हुए थे और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ऊपर से उसका ये एटीट्यूड उसे और हैंडसम और काफ़ी आकर्षित बना रहा था। मधु ने जब मोहित को देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने मोहित को काफ़ी कुछ बोल जो दिया था। मोहित सीधा डाइनिंग टेबल के पास आकर मधु के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक बार भी मधु के ऊपर नजर नहीं डाली थी। अंशिका मोहित को खुश होते हुए कहने लगी, मधु ने अपने हाथों से खीर बनाई है आज। मोहित ने अपनी नज़र अंशिका पर डाली और एक छोटी सी स्माइल की बिना किसी भाव के। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मधु के कुछ बनाने से या ना बनाने से। फिर अंशिका ने सबको खीर सर्व किया और फिर वो भी बैठ गई। मोहित ने सबके सामने अपनी नजरें डाली। सबको बैठा देखा तो उसने शांत भाव से कहा, अगले हफ्ते ऑफिस की सक्सेस पार्टी रखी गई है। सब लोग ने मोहित की बातें सुनी और मोहित के कहने का मतलब समझ चुके थे कि मोहित सबको पार्टी में आने के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहा है। मोहित के पापा भी इस बात से खुश थे कि मोहित ने अपने बलबूते पर एक बड़ी कंपनी का मालिक है। मोहित के पापा की कंपनी और मोहित की कंपनी अलग थी। मोहित के पापा की कंपनी और वो संभालता है। सारे लोग इस बात पर खुश थे। वहाँ खुश नहीं था तो बस मधु। मधु को किसी की कोई बात से खुशी नहीं हो रही थी। वो वहाँ अकेला महसूस कर रही थी। जब सबने खीर खाई तो सब लोगों के मुंह बिगड़ने लगे, लेकिन एक शख्स बिना किसी भाव के वो खीर बड़े ही आराम से खा रहा था। सबकी नजरें मोहित पर थी। मधु ने जब खीर चखी तो खीर बहुत ही कड़वी थी और उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सबके सामने देखा। अब सबकी नज़र उसके बगल के पास बैठे मोहित पर थी और उसने भी अपनी नज़र मोहित पर डाली तो वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। क्या मोहित को नमक वाली खीर पसंद है या फिर वो नमक वाली खीर ही खाता है? जब मोहित को लगा कि सबकी नज़रें उस पर है तो वो सबको देखने लगा और अपनी भव्वों को उठाते हुए सबको कहने लगा व्हाट। सब लोग मोहित की बात सुनकर हंसने लगे। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तभी अंशिका बोलती है, आपको आपकी स्वीट वाइफ की नमक वाली खीर इतनी पसंद आ रही है जो आप बिना रुके बड़े ही प्यार से पिए जा रहे हैं। सब लोग हंसने लगे। मोहित ने जब यह सुना तो उसे गुस्सा आने लगा। उसे वाइफ की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। वो काफ़ी सारी बातों को सोच रहा था जिसकी वजह से उसे खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसी वजह से वो जो कुछ खा रहा था उसे ध्यान ही नहीं था। मधु को तो सबकी बातें सुनकर ही मोहित से डर लगने लगा था कि मोहित कब क्या कर दे किसे पता। उसने फिर मोहित के सामने देखा ही नहीं। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई और घर की मेड ने दरवाज़ा खोला और सामने विनीत था। घर की मेड जानती थी और विनीत किसी को छेड़े नहीं ऐसा हो सकता था। उसने मेड को बड़े ही प्यार से कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल। वो मेड विनीत की बातों को सुनकर शर्माने लगी। फिर विनीत कहता है, प्लीज़ आप सामने से हटने की कष्ट करेंगी ताकि मैं घर में एंटर हो सकूं। सबकी नज़र दरवाजे पर खड़े विनीत पर पड़ती है। सब लोग विनीत को काफ़ी टाइम बाद देखकर खुश थे। विनीत घर के सभी लोगों से मिल रहा था, हंसी मजाक के साथ। जब उसकी नज़र मधु पर पड़ी तो वो मधु को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और सबके सामने मजाकिया लहजे में बोलने लगा, ओ भाई तुझे तो राजकुमारी परी मिली है। सब हंसने लगे और मधु विनीत की बात सुनकर थोड़ा शर्माने लगती है। फिर विनीत मधु के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बड़े ही प्यार से कहता है, आज से आप मेरी भाभी हो। मधु विनीत की भाभी कहने पर काफ़ी खुश हो जाती है और विनीत का नेचर देखकर काफ़ी खुश भी थी। वहाँ कोई खुश नहीं था तो वो था मोहित। मोहित को विनीत का मधु को भाभी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आखिरकार उसने ही तो मधु को अपनी बीवी का दर्जा दिया था। घर वाले सारे बात ही कर ही रहे थे कि घर की फिर से डोरबेल बजने की आवाज़ आती है।
घर में सब हैरान थे और सबकी नज़र एक बार फिर दरवाजे पर टिक गई। घर की मेड ने दरवाज़ा खोला और एक धमाकेदार आवाज़ आई, मधु। मधु ये आवाज़ सुनकर चौंक गई और सोफे पर बैठी थी। वो उठ खड़ी हुई और उसने अपनी नज़र मुड़कर पीछे की ओर की और ये देखकर कि सामने एक शख्स खड़ा है। उसे देखकर वो खुश हो गई और बिना एक पल भी गंवाए भागती हुई उस शख्स के गले से जा लगी। सारे लोग हैरान थे क्योंकि मधु उस शख्स को गले से क्यों लगी है। मोहित को मधु के अचानक से उस शख्स के पास जाना और गले से लग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आ रहा था और मधु उस शख्स को कैसे जानती है। विनीत उस शख्स को देखकर मोहित के पास गया और बड़ी ही हैरानी से बोला, ये तो करण शेखावत है ना शायद। मोहित विनीत की बातें सुनकर बिना किसी भाव के बोला, शायद नहीं वही है। विनीत मोहित की बात सुनकर मोहित के सामने देखने लगा और फिर बोला, लेकिन मधु का करण से क्या कनेक्शन है। मोहित विनीत की बात सुनकर विनीत के सामने देखने लगा और विनीत मोहित को अपनी ओर देखता देख वो चुप हो गया क्योंकि विनीत को मोहित की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से विनीत ने कुछ और बोला ही नहीं। मधु करण के गले से ऐसी लगी थी कि मानो वो उसे बहुत टाइम के बाद मिली हो। मधु करण के गले लगने से ही उसके आंखों में से आंसू गिरने लगे। करण ने मधु को अपने से अलग किया और मधु के दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मेरी मधु कैसी है तू? तू ठीक है ना? मधु बड़े ही प्यार से बोली, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? करण अपनी बहन की बात सुनकर बड़े ही प्यार से जवाब देता है, मैं भी ठीक हूँ। अमित जब मधु के घर मधु का फ़ोन लेने के लिए गया था तब घर में कोई नहीं था, इसलिए वो सीधा मधु के कमरे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन घर के लैंडलाइन फ़ोन से रिंग बजती है। अमित 2 बार तो उस रिंग को इग्नोर करता है, लेकिन वो अपने कदम रोक लेता है और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। फिर फ़ोन रिसीव करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो फ़ोन रिसीव किया ही था, उसने तभी करण की घबराई हुई आवाज़ आई। करण दूसरी तरफ से बोलता है, हेलो मधु। अमित ये बात सुनकर ही समझ गया कि आवाज़ करण की है, तो वो बड़े ही शांत भाव से बोला, मैं मधु नहीं अमित बात कर रहा हूँ। करण ये बात सुनकर गुस्से में बोला, मधु कहाँ है और मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? घर के सारे लोग कहाँ गए हैं? क्या किसी को फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं देती? अमित करण के नॉन स्टॉप बोलने से परेशान होकर बोला, तुम्हारे घर में अभी के टाइम पर मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं यहाँ मधु का फ़ोन लेने के लिए आया हूँ। करण ये सुनकर बोला, घर में कोई नहीं है का क्या मतलब है? और मधु कहाँ है और तुम उसका फ़ोन लेने के लिए मेरे घर क्यों आए हो? पहले तो अमित काफ़ी सोचता है कि वो मधु की शादी के बारे में करण को बताए या नहीं। फिर वो सोचता है कि मधु की शादी की बात करण को पता चलेगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा और यहाँ आकर उसे मोहित के घर से उठाकर अपने घर ले जाएगा। अमित ने करण को मधु की शादी की बातें बताई और काफ़ी सारी और भी बातें बताई, जैसे कि कुछ दिन पहले मधु बेहोश हुई थी, फिर वो हॉस्पिटल आई थी। उसने करण को सारी बातें बोल दी थी। करण उसी रात को ऑस्ट्रेलिया से अपने घर के लिए निकल चुका था और सीधा हॉस्पिटल गया और अमित को लेकर मधु से मिलने आया था। अमित को करण और मधु को इतने प्यार से बात करता देखकर उसे बुरा लगने लगा। उसने सोचा था कि करण गुस्से में आकर मधु को 1-2 थप्पड़ लगाएगा और अपने साथ यहाँ से ले जाएगा, लेकिन उसके दिल की ख्वाहिश तो यहीं से ख़त्म होते नजर आ रहे थे। उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर मोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था। करण के मधु को इतने प्यार से गालों पर हाथ रखता देखकर और वो अपने कदम आगे उन दोनों की तरफ गुस्से से बढ़ा ही रहा था कि तभी उसने सुना कि मधु ने करण को भाई कहा, तो उसने अपने कदम वहीं रोक लिया और शांत हो गया। लेकिन विनीत शांत कहाँ होने वालों में से कहाँ था। विनीत मोहित के पास जाकर कहने लगा, मधु करण की बहन है, कैन नॉट बिलीव। मोहित विनीत के सवालों का क्या जवाब देता? उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मधु करण की बहन है। वो खुद भी किसी सोच में डूबा हुआ था, आखिर उसकी ही गलती है। उसने मधु के बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे सिर्फ अतुल की बेटी के बारे में
बताया गया था और कुछ नहीं। करण मधु को फिर से गले से लगाते हुए कहने लगता है, बोला, मैंने तुम्हें वहाँ बहुत मिस किया था। अब तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत सुकून सा महसूस कर रहा हूँ। मधु अपने भाई की बातें सुनकर ही उसे रोना आ रहा था। आखिर वह अपने भाई से 2 महीने बाद जो मिल रही थी। भाई बहन हमेशा साथ ही रहा करते थे, लेकिन ये दूसरी बार हुआ था कि करण को काम की वजह से उससे दूर जाना पड़ा था, अपनी बहन को अकेला छोड़कर। लेकिन वो अपनी बहन की शादी वाली बात सुनकर अपनी बहन के पास दौड़ता हुआ वापस आ गया था। और पहली बार तब आया था जब मधु के एक्सीडेंट की बात सुनकर आया था। उसे पता था कि मधु का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और मधु को इस बात की कोई खबर नहीं है और वो उसे मामूली चोट समझ रही है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और मधु ने अपने भाई से कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। उसकी हर बात करण को पता थी, सिवाय शादी की, इसलिए वो वापस आ चुका था। करण फिर घर में सबकी ओर देखने लगा। सब लोग करण को जानते थे क्योंकि वो एक मशहूर कंपनी का मालिक था, शेखावत कंपनी। यही नहीं, उसकी कंपनी इंडिया के टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 3 की रैंक पर थी, जबकि मोहित की कंपनी टॉप 6 पर थी। उसने सबके सामने अपनी नजरें डाली। सब लोग करण को देख ही जा रहे थे। करण को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मधु से कोई भी बात को लेकर गुस्सा हो। उसके चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट नजर आ रही थी। करण अपनी बहन का हाथ पकड़कर घर के अंदर आकर सबको देखते हुए बोला, तो ये है मेरी बहन का ससुराल। फिर करण से सभी घर वाले प्यार से मिलते हैं। फिर करण मोहित के सामने जाकर खड़ा हो गया। मधु को ये देखकर एक अजीब सी उलझन महसूस होती है और अंदर ही अंदर वो दुआ कर रही थी कि भाई मोहित को उसके पास्ट के बारे में कुछ ना कहे और ना ही शादी की कोई बात ऐसी छेड़े जिससे करण को कुछ पता चले। मधु आखिर डरती भी क्यों ना, करण पहले से ही अपने पापा को पसंद नहीं करता था। अगर उसे ये बात पता चलती कि मोहित की पहली वाइफ को उसके पापा ने मारा है तो वो मोहित का ही साथ देता, भले ही उसके पापा बेकसूर ही क्यों ना हो। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बातें सामने आए। एक बुरे सपने की तरह वो मोहित को देखता है और एक पोलाइट सी स्माइल करता है और फिर करण अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। फिर मोहित से बोला, हेलो मिस्टर मोहित बंसल। मोहित करण को घूरे जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी उलझनें थी। उसने अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और करण से हाथ मिलाया। फिर सबने करण को मधु की खीर भी पिलाई, जिसकी वजह से करण सबको बताने लगा कि मधु ने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। और सब ब्रेकफास्ट करने लगे। मधु तो ये देखकर ही शॉक्ड थी कि यह शैतान अचानक से एक मासूम बच्चे की रूप में कैसे आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोहित सीधा बिना उसके भाई से हाथ मिलाए घर से निकाल देगा, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा था। और तो और यहाँ डाइनिंग टेबल पर भी मोहित उसके भाई के साथ बैठा है। मधु यह सब सोच ही रही थी कि करण की आवाज़ उसे सुनाई देती है। करण सबके सामने देखते हुए बोला, क्या मैं अपनी बहन से बात करने के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।